देखिए क्या है, पाइथन को मैं जब उसमें डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आपने देखा होगा पाइथन इज एन इंटरप्रीटेड लैंग्वेज लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि पाइथन इज अ पावरफुली इंटरप्रीटेड लैंग्वेज, तो ये दो अलग अलग मतलब प्रोड्यूस होते हैं साथ में। एक होता है सिंगली, अगर मैं लिख रहा हूँ पाइथन इज एन इंटरप्रीटेड लैंग्वेज, तो ये भी कहना सही होगा, क्योंकि पाइथन क्या होती है, एक्सटेंसिवली आपकी स्क्रिप्टिंग पर्पज के लिए यूज होती है, ऑटोमेशन पर्पज के लिए यूज होती है। और आपको पता है कि स्क्रिप्टिंग में बेसिकली इंटरप्रिटेशन आता है बिहाइंड द सीन, जो मतलब जो चीज काम कर रही होती है वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि पाइथन इज एन इंटरप्रीटेड लैंग्वेज, इट इज करेक्ट टू से दैट। बट इफ आई एम सेइंग दैट, कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पाइथन इज अ पावरफुली इंटरप्रीटेड लैंग्वेज, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पाइथन इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो क्या है उसका कहने का मतलब? तो मतलब केसिंग मैटर्स। ठीक है, मतलब केस इनसेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज, मतलब लोअर केस अपर केस सेम नहीं है, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो उनका डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अभी मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं। एक लिया हुआ है ABC 5 लिया हुआ है, और एक लिया हुआ है ABC 6 लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर अभी ABC प्रिंट कराता हूँ, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा कि 6 आएगा? 5। 5 ही आएगा, राइट? तो गाइज, होता क्या है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहां पर अगर मैं ये ABC अगर अभी प्रिंट कराता तो वो 6 वैल्यू आती। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहां पर आप भले ही ये केसिंग, चाहे इसको ABC को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप है ना, जैसे देखो अभी यहाँ पर ABC 5 आया, और अगर मैं इस ABC को प्रिंट करा रहा हूँ तो ये मेरा 6 आ रहा है। इस ABC ने इस स्मॉल ABC को ओवरराइट नहीं करा है, मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं मेमोरी में। लेकिन गाइस, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहां पर ये फर्क पड़ जाता है कि, सॉरी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चाहे उसको ABC लिखा हुआ है, या फिर आपने ऐसा ABC लिखा हुआ है, या आपने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आप किसी भी उसमें दो, वो बेसिकली एक ही ऑब्जेक्ट ABC को ही पॉइंट करेगा। ठीक है हम्म। गाइस, इज दिस क्लियर? ये या। क्लियर है? ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी से दैट, व्हेन वी से दैट पाइथन इज अ पावरफुली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसका कहने का मतलब है कि पाइथन इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज एंड पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, टू बी मोर स्पेसिफिक। व्हेन वी से दैट पाइथन इज अ पावरफुली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसका कहने का मतलब है, हम हमारा मतलब होता है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब कहने का मतलब है कि अपर केस, लोअर केस, और जो भी केस में आप लिख रहे हो, टाइटल केस जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, तो हर एक केसिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है और उसका एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। दे आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेम ऑब्जेक्ट, राइट? ये क्लियर हम्म। है? ऑलराइट, so this is about like when we say that कि Python is a powerfully interpreted language. फिर लिखा हुआ है Python is a high level language. So even that is also true, right? We had seen yesterday only. हमने कल ही देखा था कि जिस abstraction level पर applicability point of view से जहां Python यूज होती है, चाहे हम्म। वो स्क्रिप्टिंग के लिए यूज हो रही हो, चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही हो, राइट? हर एक चीज के लिए जहां पर भी यूज हो रही है, वो एक बहुत ही हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल में यूज हो रही है, राइट? इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो में और हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल में यूज हो रही है, राइट? ये बताया था ना कल मैंने, राइट? अपन की या। कल डिस्कशन भी हुई थी, मैंने बताया था, राइट? एग्जैक्टली। तो देखिए ये चीज भी जस्टिफाइड है। फिर मैंने कहा कि पाइथन इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा कि आपने पाइथन इंस्टॉल करा, आपने पाइथन डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा, आपको क्या उसके लिए कुछ पे करना पड़ा क्या? हम्म। नहीं, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन था, आपने उसको इंस्टॉल करा, GNU GPL लाइसेंस के अंडर आपने उसको इंस्टॉल करा है। और बेसिकली आप उस पर अगर कुछ कल को कोड बना रहे हैं, तो कोड बनाने के लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, राइट? आप कोड बना करके इजिली उसको पब्लिश कर सकते हैं, किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी और का ऑलरेडी बनाया हुआ कोड आप रीयूज कर सकते हैं, उसको रीमॉडिफाई करके दूसरों के साथ वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर चीज आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना लाइसेंस की प्रॉब्लम के आप कर सकते हो, राइट?
इज इट ट्रू और नॉट? Yeah. तो दैट्स व्हाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पाइथन इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये कहना गलत नहीं है, इट इज ट्रू। ठीक है, ये भी इसका जो फीचर जो उसमें मैंने काउंट आउट कराया है यहाँ पर, ये करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है कि पाइथन इज एन इंटरैक्टिव लैंग्वेज। तो देखिए इंटरैक्टिव जब मैं कह रहा हूं तो कहने का मतलब है ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि ये जो मैं पाइथन में जो ये मैं यूज कर रहा हूँ, जो इसका CLI होता है, कमांड लाइन इंटरप्रीटर, तो देखिए यहाँ पर मैं सीधे लिख रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन में मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जा रहा है, राइट? मतलब मैं कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और तुरंत मुझे अगला प्रॉम्प्ट खुलने से पहले पहले ही मुझे उसका आउटपुट आ रहा है। जैसे देखिए सपोज करिए मुझे यहाँ पर एक सिंपली वेलकम मैसेज प्रिंट कराना है, मैं सिंपली यहाँ पे लिखा वेलकम टू पाइथन कोडिंग क्लास। तो देखिए मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर जाता हूं उससे पहले पहले ही मुझे आउटपुट आ गया, राइट? तो कितना फास्ट है। और जैसे ही मैंने एक तरीके से यूं कह लीजिए कि मैंने एक इनपुट दिया, तुरंत मुझे आउटपुट आ गया। ऐसा अगर मैं इस वे से अगर देखूं इसको, तो देखिए कितना हाईली इंटरेक्टिव है ये मेरे साथ में। और इसका एक और एडवांटेज क्या है कि मुझे यहाँ पर फाइल में सेव नहीं करना पड़ रहा है कोड को एक्सक्लूसिवली, राइट? तो अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे बस किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, या फिर टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत ही बढ़िया चीज है ये, रादर देन कि मुझे बार बार फाइल में लिख करके सेव करना पड़े, उसको फिर बिल्ड रन करना पड़े बार बार एक्सक्लूसिवली जब भी मैं उसमें कुछ कुछ मॉडिफाई करूँ। तो हर बार वो करने से अच्छा है मैं यहाँ पर इसमें सीधे ये काम करके दिखाऊं, राइट? जबकि जो मुझे काम करना है उसको मुझे प्रिजर्व करके रखने की जरूरत नहीं है, राइट? आई नो दैट। तो मेरे लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, राइट? इजंट इट सो? Yeah. तो गाइज ये अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कि पाइथन इज एन इंटरप्रीटेड लैंग्वेज, तो ये भी जस्टिफाइड है ना कहना, मतलब, राइट? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था आप लोगों के इधर से, किसी ने पूछा नहीं। मैंने जब बोला कि पाइथन इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, तो जनरली हर बैच में लोग मुझसे पूछते हैं, यहाँ पर किसी ने नहीं पूछा। तो ये बात लोगों ने बोला कि मुझसे क्वेश्चन लोगों ने कईयों ने पूछा था अलग अलग बैचेस में कि ठीक है ये बात मान ली कि पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है, लेकिन 1990 से जब से पाइथन चल रहा है और अब तक चल रहा है, और पाइथन जो पाइथन डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है करके एक जो उसका वो है जो बेसिकली इसको मेंटेन करता है, तो इतने साल से वो लोग कर रहे हैं और बिल्कुल इतने मतलब पैशन के साथ में ये लोग कर रहे हैं, और बिल्कुल चैरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल एकदम मतलब ओपन सोर्स है और ऐसा चल रहा है। तो उनको इतनी मोटिवेशन, कोई भी इतना लॉन्ग सस्टेनिंग प्रोजेक्ट आज के टाइम पर, जबकि हर चीज जो है वो आपकी मनी से इवेल्युएट होती है, तो इसमें कैसे चल सकता है इतना लंबा प्रोजेक्ट, इतने टाइम तक कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? कि मतलब चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम जो लोग जो टीम में हैं, जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की जो टीम में जो है, जो लोग डेवलपर्स, जो कोर डेवलपर्स हैं, वो लोग भी, उन लोगों को बेसिक एक्सपेंसेस तो चाहिए होंगे ना अपने एज खुद को सपोर्ट करने के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो कैसे वो लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अब तक, और तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं हमें, और बिल्कुल ओपन सोर्स है इस तरीके से। तो ये एक सोचने वाली बात है, राइट? कि इतना लंबा प्रोजेक्ट सिंस 1990 से चल रहा है, जब से पाइथन का वो हुआ था, बर्थ हुआ था, और जब से ये चलते चलते टाइम टेस्टेड और इवॉल्व होते होते अब आज इतने जिस प्लेटफॉर्म पर ये पहुंच चुकी है, अपने आप को उसने एस्टेब्लिश करा है, तो इस पूरी जर्नी में, और अभी आगे भी इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो मतलब ये जो चला, इतनी लंबा जो चला रहा है, इसका जो जर्नी है, ये बिल्कुल इस तरीके से कैसे चल सकता है? तो गाइस इसमें पता है एक चीज ये हो जाती है कि आप आगे देखेंगे इसी में नोट्स में, अगर आपने देखे पढ़ा भी होगा, मैंने क्योंकि नोट्स तो आपको पहले ही दे दिया था, तो आपने देखा होगा उसमें मैंने एक जगह बताया गया है कि कौन सी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाइथन यूज करते हैं, राइट? उसमें बताया हुआ है, तो आप देखोगे उसमें कई सारे नामी गिरामी जो नाम हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको आप जानते हैं ऑलरेडी, वो उनके नाम आते हैं उसमें, जो पाइथन को यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो देखिए आपको पता है कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि अगर मैं नाम लूं टू नेम अ फ्यू, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, Amazon हो गया, और आपका यूट्यूब जो सब्सिडरी है गूगल का ही, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली पाइथन यूज करते हैं। तो क्या करते हैं कि अब जैसे देखिए ये जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपको पता है कि इनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बिलियंस में होता है। अब उसमें से अगर ये जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की टीम में जो कुछ गिने चुने डेवलपर्स हैं जो कि पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को चला रहे हैं,
और इतना फैंटास्टिक काम कर रहे हैं जिससे कि उनको खुद को, जो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस सॉफ्टवेयर, उस मतलब प्रोग्राम को यूज करके इन लोगों का, ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स उस पर बना रहे हैं और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसमें से अगर वो 1% शेयर भी अगर इनको सपोर्ट करने के लिए दे दें तो उनका क्या चला जाएगा, राइट, चैरिटी के बेस में। और जबकि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, उनको भी पता है कि हम जो ये कमा रहे हैं ये पाइथन की हेल्प से ही कमा रहे हैं, राइट। और अगर वो लोग अच्छे से काम करेंगे तो हमारे लिए ही फायदा होगा, हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, ये जो हम कर रहे हैं, राइट। जो हमारा जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं पाइथन की हेल्प से, ये हमारे लिए ही फायदा होगा, राइट, कि अगर हम इनको सपोर्ट कर दें थोड़ा सा, राइट, विन विन सिचुएशन होगी उस तरीके से उनको भी। तो वो लोग क्या करते हैं गाइस, चैरिटी बेसिस पर जो अपने प्रॉफिट का 1% कुछ होता है, 1% 2% वो दे देते हैं, जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है उसको। तो उसके बेसिस पर, चैरिटी बेसिस पर, ये जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है इसमें जो काम कर रहे लोग हैं इनको फंड्स आते हैं और उसके बेसिस पर ये चल रहे हैं अब तक, समझ गए? इज दिस Yeah. क्लियर टू एवरीवन? Yeah. Yes, sir. फिर नेक्स्ट जो है, तो लिखा है कि पाइथन इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी कहना जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आज अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से डोमेन्स हैं टेक्नोलॉजी के, और करेंटली ट्रेंडिंग जो आजकल की जो डोमेन्स है टेक्नोलॉजी में, उन कौन कौन से ट्रेंड्स में पाइथन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि शायद ही कोई ऐसा डोमेन होगा जहां पर ये यूज नहीं हो रहा हो, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा, हालांकि मैंने उसको एक अलग से यहाँ पर ऐड करा हुआ है मैंने। तो मल्टी पर्पस के साथ साथ में मल्टी पैराडिगम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। मैंने बताया था ना कि पाइथन आपकी जो है वो, उसमें कई सारी प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स इंप्लीमेंटेड है उसमें, राइट। अच्छे अच्छे जो टॉप नॉच जो प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट करे गए। तो मैंने बताया था ना कि पाइथन में ही उसी समय, कल ही जब हम जो टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि उसमें आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड कोड भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड भी लिख सकते हो, और आप साथ ही साथ में फंक्शनल जो ये होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड कोड जो होता है वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो पाइथन में, राइट। और हाइब्रिड कोड भी लिख सकते हो कि आप ऑलरेडी जैसे कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिख रहे हो या प्रोसीजरल ओरिएंटेड कोड लिख रहे हो, उसके साथ में फंक्शनल प्रोग्रामिंग को कंबाइन करके कहीं पर जहां पर रिक्वायरमेंट आपको आ रही है कोड ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने उसका लॉजिक इंप्लीमेंट करा, तो आप इस तरीके के कोड लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि पाइथन जो है वो मल्टी पर्पस के साथ साथ में मल्टी पैराडिगम भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। Okay. ठीक है, तो ये चीज है। फिर देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पाइथन और जावा जो है ये दोनों बेसिकली किस में डेवलप हुई हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में एक बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज बाइट कंपाइल्ड प्रोग्राम लिखा गया था, उससे उससे जावा का बर्थ हुआ और साथ ही साथ में पाइथन का बर्थ हुआ, राइट। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे ही निकली है, ठीक है। Okay. तो यही वाली बात है, तो यही चीज लिखा हुआ है मैंने पाइथन के बारे में डिस्क्राइब करा। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है मैंने, वो लिखा है कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड एंड गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि डायनेमिकली टाइप्ड, तो इसका भी कहने का मतलब आई रियली मीन इट, कि डायनेमिकली टाइप्ड मतलब क्या होगा। तो गाइस आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे देखिए अभी मैंने ये जो वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करे, मैंने यहाँ जो डिफाइन करे, यहाँ मैंने सीधे वेरिएबल का नाम लिखा जो भी मुझे देना था, फॉलोड बाय मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा और यहाँ पर वैल्यू लिखा फॉलोड बाय, राइट। और वेरिएबल हो गया, असाइन हो गया। और देखिए यहाँ पर इजीली मैं उसको जब मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, राइट, है ना। तो पाइथन ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब मैंने सिंपली बस वेरिएबल का नाम लिखा फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर और जो वैल्यू है वो दे दिया, और इससे काम हो गया। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी एक्सप्लिसिटली कि वो कौन से टाइप का वेरिएबल है और कौन सी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, राइट। अगर आप कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो उनमें आपको हमेशा टाइप, उसमें सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, डेटा टाइप, राइट। पहले ये बताना पड़ता है, उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वैल्यू, राइट। यही होता है सिंटेक्स। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जैसे देखिए अगर मुझे कोई पाइथन में ही कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, तो पाइथन में तो मैं ऐसे करूंगा, जैसे सपोज करिए कि मुझे कोई नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि एक नंबर को होल्ड कर रहा है 5, ऐसा, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा डायनेमिकली। मतलब मुझे यहाँ एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि ये कौन से टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर कर रहा है, नंबर टाइप का है, नंबर में भी इंटीजर है या फ्लोट है या कॉम्प्लेक्स है, मैंने कुछ बताया नहीं है। मैंने सिंपली बस नंबर, एक नाम लिख लिया कुछ भी अपने मन से जो मुझे चाहिए, फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर और फॉलोड बाय वैल्यू, राइट। इतना सा लिख दिया और ये डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, एंड इट विल बी वर्किंग परफेक्टली, कि मैं इसको कहीं पर भी देखूंगा तो, और इनफैक्ट इसका टाइप चेक भी करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा कि ये इंटीजर टाइप का है। मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर इतना इंटेलिजेंट है
कि वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में जब इसको पार्स करेगा इस स्टेटमेंट को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो वो देखेगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में इंटीजर वैल्यू है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इंटीजर टाइप में वो कर लेगा, तो उसको जज कर लेगा वो, ठीक है। तो उसको जब आप टाइप चेक भी करोगे तो इंटीजर ही बताएगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जबकि अगर मुझे सी सी प्लस प्लस जावा में कहीं पर अगर मुझे करना होता तो मुझे ऐसा करना पड़ता, समझ रहे हैं? ऐसा अगर मैं नहीं लिखता, खाली अगर नंबर इज असाइन टू 5 लिखा होता, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करता उसको, और वो वहां पर सीधे एरर देता। इनफैक्ट उसको कहीं और भी यूज करता, मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद कहीं यूज करता तो मुझे वो एरर देता, नॉट रिकॉग्नाइज और पता नहीं क्या कुछ एरर देता इस तरीके का। वो क्यों देता है? क्योंकि वहां पर कंपल्सरीली, जैसा मैंने बताया, देखो ये वाला जो है ना सिंटैक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ मैंने इंट बताया हुआ, राइट, इंटीजर, एंड फॉलोड बाय वेरिएबल नेम एंड फॉलोड बाय वैल्यू, राइट। ये आपको लिखना पड़ेगा इसी सिंटैक्स में। अगर आपने नहीं लिखा, तुरंत आपको क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। और ये तो अभी जैसे सी प्लस प्लस और जावा में तो फिर भी इन्होंने थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन दे दिया था कि आपको जहां पर मतलब जब जरूरत पड़े तो वहां पर उसी ऑन स्पॉट आप वेरिएबल डिक्लेयर करके यूज कर सकते हो। लेकिन सी लैंग्वेज में तो ये भी नहीं था। सी लैंग्वेज में तो ऐसा था कि सारे वेरिएबल्स जो भी आप यूज कर रहे हो वो आप स्टार्टिंग में ही आपको सारे डिफाइन करने पड़ते हैं कोड के बिगनिंग में, वरना प्रॉब्लम होती है। और गाइज ये बहुत ही एक अनोइंग चीज होती थी, क्योंकि देखो क्या होता है कि जनरली आप कोड जब लिखना चालू करते हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ चलो इस तरीके से हम कोड लिखेंगे, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता कि वेरिएबल्स कितने लगेंगे, कितने वो लगेंगे, राइट। वो तो जब लिखने चलते हैं तो उस वक्त जितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट आती है हम यूज करते चले जाते हैं, राइट। अब उस समय पता लगता है कि हाँ इतने वेरिएबल्स, ठीक है, एक बेसिक आइडिया तो सबको रहता है, लेकिन पता नहीं कभी कभी लग जाता है कि यार हमारी एस्टिमेशन वो हो जाती तो हम और जरूरत पड़ती तो ले लेते हैं, तो उसके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, राइट। हम उसको इजीली जब भी चाहे अपने, हमारे पास में ये कन्वीनियंस होना चाहिए कि अपने फिंगर टिप्स पर हमारे पास में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम कभी भी कोई भी कहीं पर भी किसी भी स्पॉट पर वेरिएबल जब हमें जरूरत पड़े तो तुरंत उसको इंस्टेंटली डिक्लेयर करके यूज कर सके, राइट। तो सी लैंग्वेज में तो ये भी प्रॉब्लम था कि उसमें आपको अगर आप You're speaking on mute. तो गाइस उसमें ये हो जाता है कि उसमें मतलब है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा था, प्रॉब्लम था कि आपको सारे वेरिएबल्स स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करने पड़ते। तो बहुत ही अनोइंग होता था कि सपोज करिए कि अगर आप कोड लिख रहे हो और अगर आप 100 लाइन पर हो तो आपको दोबारा स्क्रॉल बैक करके स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, अचानक से जब वेरिएबल की जरूरत पड़ी, राइट, उसको दोबारा वहां पर स्टार्टिंग वाली लाइन में इंक्लूड करने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। फिर हालांकि ये तो ड्रॉबैक उन्होंने उसको ओवरकम कर दिया जब सी प्लस प्लस आया और आगे जावा और जितने भी लैंग्वेजेस आए उनको उन्होंने उसको ओवरकम कर दिया। बट स्टिल ये वाला रूल उन्होंने नहीं छोड़ा, जहां पर उनको एक्सक्लूसिवली वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम उसका कौन सा टाइप का वो डेटा होल्ड कर रहा है वो भी डिफाइन करना कंपल्सरीली होता है। ये रूल स्टिल है अभी भी उनमें, राइट। इसके बिना अगर आप लिखोगे तो आप देखना वहां पर कभी जावा या सी प्लस प्लस चलाना, आपको तुरंत एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। लेकिन पाइथन में इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप सीधे वेरिएबल का नाम लिखिए फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर फॉलोड बाय वैल्यू, ठीक है। और कहीं पर भी जहां पर भी यूज करना है बिंदास यूज करिए। तो इसको हम बोलते हैं, बेसिकली बोलते हैं डायनेमिक डेक्लेरेशन एंड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है गाइस ये जो बताया मैंने? Yeah. तो डायनेमिक इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसको कभी कभी हम ऐसा ही बोलते हैं, डिक्लेरेशन की जगह हम बोलते हैं डायनेमिक डेफिनेशन एंड असाइनमेंट भी बोलते हैं इनिशियलाइजेशन की जगह पर, ठीक है। ऐसा भी बोलते हैं कई जगह पर कि ठीक है, डायनेमिक डेफिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स। फिर नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका गार्बेज कलेक्शन। तो पाइथन के लिए लिखा गया है कि पाइथन इज अ गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? तो गाइस आपको पता होगा, अगर मतलब आपने पहले कभी अगर थोड़ी बहुत कोडिंग करी होगी तो आपको पता होगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर यूज होता है खास करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इनफैक्ट अभी हमने जब
कल जब प्रोग्रामिंग पैराडिगम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, तो उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी आपको। तो आपने देखा था कि वहां पर मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज थे उनको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफाइन करा हुआ था, राइट। हम्म। जैसे ड्राइविंग यूनिट के कंपोनेंट्स थे, तो गियर को मैंने, गियर का कोड मैंने एक फाइल में लिखा था, राइट। स्टीयरिंग का कोड मैंने एक फाइल में लिखा हुआ था, राइट, अलग अलग। हम्म। और उसको मैंने क्लासेस के अंदर में लिखा था, आपने देखा होगा, राइट। हम्म। उसमें एग्जाम्पल में मैं क्लासेस यूज कर रहा था। तो गाइस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब भी आप इंप्लीमेंट करते हो, चाहे वो सी प्लस प्लस में हो, पाइथन में हो, जावा में हो, आप हम्म। क्लासेस यूज करते हो, ठीक है, क्लासेस यूज करते हो। तो क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्लासेस जो होती हैं वो एक ब्लूप्रिंट होती हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस होते हैं क्लासेस के। तो बेसिकली क्लास का डेटा अगर आपको आउटसाइड क्लास एक्सेस करना है, तो आपको एक क्लास का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट वेरिएबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या होगा, एक क्लास का पूरा जो क्लास जो के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, यानी जो उसकी वेरिएबल्स और जो उसके फंक्शंस जो हैं एक एंटिटी से रिलेटेड, उसका उसको अगर आप एक वन शॉर्ट में एक्सेस करना चाह रहे हो इंस्टेंस में, तो बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे, अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इनफैक्ट पाइथन में अगर आप कुछ भी चीज डिफाइन करते हो, तो कुछ भी चीज जो भी आप डिफाइन करते हो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को बिल्ट इन ऑब्जेक्ट क्लास के से ही एसोसिएटेड होती है, ठीक है। जो भी Okay. पाइथन में, जैसे अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू जैसे डिफाइन करी, तो उसको जब आप टाइप चेक करोगे ना, तो वो बताएगा क्लास इंट बताएगा, मतलब बिल्ट इन इंटीजर क्लास को बिलोंग करने वाली वो वैल्यू आपकी बन जाती है, ठीक है, हम्म। ऑटोमेटिकली। पाइथन में भी हर चीज जो होती है वो आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में ही होती है, ठीक है। हर चीज व्हाट एवर यू डिफाइन इट इज एन ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट जावा में भी यही होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये तो बिल्ट इन है, आप चाहो तो अपनी खुद की क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। यूजर क्रिएटेड क्लासेस क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो टॉपिक बहुत आगे आएगा, क्लासेस करके हम एक पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासेस करके चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपको किसी क्लास को आपने बनाया, डिफाइन करा, राइट, और उसके ऑब्जेक्ट को अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो यूज करने के लिए मतलब आउटसाइड द कोड आपको क्लास के फीचर्स यूज करने हैं। जैसे मेन प्रोग्राम आप लिख रहे हो, मेन प्रोग्राम के अंदर अगर आपको क्लास के फीचर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, राइट। हम्म। उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो बेसिकली उसका कुछ सिंटेक्स ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम आप जो देना चाहो वो दो, फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर, फॉलोड बाय जो क्लास का जो आपने नाम लिखा हुआ है ना, वही नाम लिख करके आपको राउंडेड ब्रैकेट पैरेंथेसिस मतलब आपको करना पड़ता है। तो क्लास कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लास कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इन्वोक करके उसका जो रिटर्न होता है वो किसी वेरिएबल को अगर आपने असाइन कर दिया, तो वो वेरिएबल उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डॉट यानी पीरियड ऑपरेटर का यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो क्लास के फीचर्स को, कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स है या उसके अंदर जो फंक्शंस हैं, राइट, मेंबर फंक्शंस, उनको आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, जब मेरा काम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मेन प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट करा, और जब मेरा पर्पस सॉल्व हो गया पूरी तरीके से, मैंने कोड एग्जीक्यूट करना, आई एम डन, फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग माय कोड, एंड आई एम एग्जिटिंग द आईडी और द एडिटर इन विच आई हैव रिटन द कोड। तो गाइज ऐसे में ये होना चाहिए ना कि देखो, जब कोड आपका कंप्लीट हो गया, तो जो मेमोरी बेसिकली क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो क्या करता है, मेमोरी आपकी कुछ एक्वायर करता है, बाइट्स ऑफ मेमोरी, रैम में से कुछ आपकी मेमोरी लेता है, ठीक है। वो मेमोरी एक्वायर करता है, तभी जाकर के उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर पाते हो और वो डिफाइन होता है, ठीक है। हम्म। तो होना तो ये चाहिए ना कि देखो, जब यार जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, आप फिनिश करके जा रहे हो खत्म करके, तो जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी उसने होल्ड करके रखा हुआ है उसको वो रिलीज कर दे, राइट, हम्म। राइट, इजंट इट सो। फेयर प्रैक्टिस तो यही होगी ना कि भाई आपका काम कंप्लीट हो गया, तो अब आप उसको छोड़ो, ताकि बाकी जो वेटिंग प्रोसेसेस हैं वो लोग आकर के उसको यूज करें, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें। दे शुड नॉट स्टार्व आउट, राइट। राइट। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। स्पेशली अगर आप बात करें, तो जैसे सबसे पहले क्लासेस आई किसमें थी, तो क्लासेस गाइस सबसे पहले आई थी सी प्लस प्लस में, ठीक है। 1980s में जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई थी, तो बजान स्ट्रोस्ट्रैप जो उसका वो थे, जो इन्वेंटर थे जो उसके, उन्होंने क्लासेस को इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन उस वक्त एक ड्रॉबैक ये था, जो उसमें वो ये करना भूल गए थे, कि हम्म। जैसा मैंने बताया ना, ये ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट डिलीशन, मतलब जब ये जैसे क्लासेस आपके मतलब कंप्लीट हो गए, मतलब क्लास का यूज लेना आपने कंप्लीट कर लिया किसी मेन प्रोग्राम में, और मेन प्रोग्राम इज डन, फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, तो वो ऑब्जेक्ट भी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा उन्होंने कुछ फैसिलिटी नहीं बनाई हुई थी। तो गाइज वहां पर आपका क्या होता था, आपने चाहे जैसे जो इतने ऑब्जेक्ट्स आपने डिक्लेयर करे हुए होते थे ना, डिफाइन करे होते थे, उनको या तो आप मैनुअली डिलीट स्टेटमेंट दे करके डिलीट करो एक एक को, ठीक है, मैनुअली। अदरवाइज हम्म। वो आपकी रैम को होल्ड करके रखेंगे। एज लॉन्ग एज आपका कंप्यूटर जब तक चालू है, तब तक वो आपका, भले ही आपने प्रोग्राम
फिनिश कर दिया एग्जीक्यूट करना, बाहर आ गए हो, बिल्कुल कुछ और ही काम कर रहे हो, आप कोडिंग कर ही नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपना कुछ और काम कर रहे हो, हम्म और स्टिल आपकी रैम को वो एक्वायर करके रखेगी, ठीक है। जो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे डोंट गेट डिस्ट्रॉयड एज लॉन्ग एज योर कंप्यूटर इज टर्न डाउन। हाँ वो बात अलग है कि जब तब तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे के सारे, राइट। वो बात अलग है, लेकिन जब तक आपका सेशन चालू है, कंप्यूटर चालू है, तब तक तो वो रखेगा ना पकड़ के, राइट। और हम्म आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को खाएगा, राइट। सीधी सी बात है, इजंट इट सो, या है ना। तो सीधी सी बात है। तो और इसको अगर एक रियल टाइम सिनेरियो में अगर हम इमेजिन करें, तो जैसे सपोज करिए एक वेब सर्वर है, एक वेब सर्वर है, जैसे रेलवेज का वेब सर्वर आप मान लीजिए, और रेलवेज में जैसे कई बार आपको पता है कि वैकेंसीज निकलती है, राइट। हम्म जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज निकलती है, जिसमें देश भर के लाखों एप्लीकेंट्स होते हैं, कई बार तो करोड़ों में एप्लीकेशन चल जाती है जो कि अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, राइट। तो आप समझ सकते हो कि वो वेब सर्वर कितना बिजी होता होगा, राइट। हाईली एंगेज होता होगा वो वेब सर्वर। हाँ अब उस वेब सर्वर में बेसिकली जो जो रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब जैसे फॉर्म कोई फिलअप कर रहा है, राइट, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा है कोई स्टूडेंट, अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, तो उसका हम्म डेटा जो उसमें स्टोर हो रहा है डेटाबेस में आकर के, तो वो बेसिकली हम कैसे ले रहे हैं, हमने क्लास के ऑब्जेक्ट बेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेटेड मैपिंग हमने कर रखी है। तो अगर हमने सपोज करिए कि वो जो उस हर एक स्टूडेंट के लिए हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास का, या हम्म एप्लीकेंट क्लास मैंने एक बना रखा है, तो एप्लीकेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, और उसमें बेसिकली जो भी वो नाम, उसका जो डिटेल है, मतलब नाम, एज, राइट, और हम्म उसकी ईमेल आईडी, राइट, उसके डिटेल्स जो भी हैं, जिसके लिए जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई करा है, जिस डेजिग्नेशन के लिए उसने अप्लाई करा है, राइट, वो चॉइसेस वगैरह सब कुछ डेटा जो है जाकर के उसके, जब वो व्हेन ही इज डन सबमिटिंग, तो वो डेटाबेस में जाकर के सेव होना चाहिए। तो वो बेसिकली अगर मैंने उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड मैपिंग कर रखी है, और जो भी वो उसका डेटा उसने दिया फॉर्म में फीड होने के लिए, फॉर्म मतलब फॉर्म में उसने फीड करा है जो भी डेटा, वो बैकएंड में बेसिकली क्या हो रहा है, क्लास के ऑब्जेक्ट, एप्लीकेंट क्लास मैंने बना रखी है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में मैप हो रहा है, और ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली आपके बन रहे हैं, ये नेम, उसका जो एज, राइट, उसका जेंडर, और उसकी जो ये है, आई मीन ईमेल आईडी, राइट, और हम्म उसका जो डेजिग्नेशन चॉइस जिसके लिए अप्लाई करा है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी डिटेल्स हैं, वो उसके क्या बन जाएंगे, पैरामीटर्स बन जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हम्म हर एक एक ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या हो रहा है, वो जाकर के फिर रिटर्न डेटाबेस को इन्वोक करेगा, और डेटाबेस में वो पूरा डेटा फीड करेगा। तो अगर आप सपोज करिए कि दिन भर में, अगर मैं मानता हूँ कि अगर सपोज करिए कि अगर 1 लाख एप्लीकेंट्स भी अगर अप्लाई कर रहे हैं, राइट, एक हम्म दिन की बात कर रहा हूँ मैं ट्रैफिक में, हम्म तो 1 लाख एप्लीकेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 1 लाख ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, सीधी सी बात है, राइट, क्योंकि हम्म हर स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एप्लीकेंट क्लास का या स्टूडेंट क्लास का, जो भी आपने क्लास बना रखी है। हम्म तो अगर 1 लाख लोगों ने अप्लाई करा है, और सपोज करिए 1 लाख वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे बन रहे हैं, और मैंने वो पूरा का पूरा कोड सी प्लस प्लस में जैसी लैंग्वेज में लिखा है, जहां पर बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट डिलीशन का कोई स्कोप नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है वहां पर, मतलब मैनुअली आपको डिलीट करना होता है। तो अगर सपोज करिए कि वहां पर तो रियल टाइम बेसिस पर इतने सारे रिक्वेस्ट आ रही होंगी, तो क्या कोई हम्म वहां मैनुअली बैठ करके क्या वहां पर एक एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने बैठेगा क्या? नहीं ना। नहीं इट विल बी प्रैक्टिकली मतलब वो फिजिबल नहीं होगा, राइट, इम्पॉसिबल चीज होगी वो एक तरीके से। तो हम्म इम्प्रैक्टिकल चीज होगी। तो गाइस इसमें क्या करा है पाइथन में, इन लोगों ने ये चीज करा हुआ है कि ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन या डिलीशन हो जाता है। जैसे ही आपका मेन प्रोग्राम आपने फिनिश करा एग्जीक्यूट करना, तो उसमें जो पाइथन का जो इंटरप्रीटर होता है, वो बैकएंड में बेसिकली उसके साथ में एक क्रॉलर काम करता है। वो रियल टाइम बेसिस पर क्या करेगा, जो एक्टिविटी है आपकी उसको रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक करेगा, और देखेगा कि जैसे एज सुन एज यू हैव एग्जिटेड द टर्मिनल, और द जो भी आपने फाइल जिससे आप एग्जीक्यूट करो, एडिटर को आपने बंद करा, हम्म तुरंत क्या करेगा, जितने भी खाली पड़े हुए अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर नो मोर टू बी यूटिलाइज, उनको फटाफट तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा ऑटोमेटिकली, ओके ठीक है। और आपको मैनुअली जाके करना नहीं पड़ेगा। तो ये कितना बड़ा रिलीफ हो गया आपके लिए, राइट। हम्म और रियल टाइम सिनेरियो में भी अगर कहीं पर आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इजीली पाइथन बेस्ड क्लासेस का यूज कर सकते हो, राइट। हम्म एम आई राइट और नॉट, राइट। या तो ये चीज है गाइस, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड एंड गार्बेज कलेक्टेड, तो डायनेमिकली टाइप तो मैंने बता दिया, गार्बेज कलेक्टेड का फीचर यही होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका एक बैकएंड में एक प्रोसेस चल रहा होता है, डीमन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जो कि हम्म बैकग्राउंड में चलता है हमेशा, कंटिन्यूअस।
तो वो चलेगा और वो बेसिकली क्या करेगा, रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक करेगा कि कहीं पर कोई अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा रह गया है, जो कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो चेक करेगा हम्म ऑटोमेटिकली। कोई अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा रह गया जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद भी रैम को पकड़े हुए बैठा हुआ है। तो जैसे ही अगर उसको दिखता है कोई ऐसा, तो तुरंत उसको पहले मेमोरी को रिलीज करता है, करवाता है और उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिलीट कर हम्म देता है। समझ गए? या तो ये चीज होती है। इनफैक्ट अभी मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको, देखिए मैंने एक ऐसा क्लास भी डिफाइन कर रखा है, दिख रहा है ऐसा? हम्म ये क्लास दिख रहा है, एक यूजर डिफाइंड क्लास है, जैसे नेम, रोल नंबर, एज, स्टूडेंट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं, राइट? हम्म मतलब प्रॉपर्टीज की क्या क्या उसके वेरिएबल्स हो सकते हैं, राइट? तो उनको हम्म प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिर ऐसे ही वो एक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, राइट? ही कैन रीड, ही कैन राइट, ही कैन अपीयर फॉर द एग्जाम, राइट? ही हम्म कैन, है ना, ही कैन मार्क हिज अटेंडेंस। तो वो सारे जो एक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं, राइट? या फिर क्लास मेथड्स कहते हैं। और जिनको, जो उसके ये होते हैं, जो डेट, जो एट्रीब्यूट, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। ठीक है, डेटा मेंबर्स। तो बेसिकली गाइस ये क्लास होती है, समझ गए? इस तरीके से हम्म डिफाइन करते हैं हम ये, इस तरीके से कॉलन और इंडेंटेशन दे करके। इंडेंटेशन दिख रहा है ना आपको, जो इसके अंदर का जो डेफिनेशन पार्ट है वो थोड़ा सा इंडेंटेड है विद रेस्पेक्ट टू क्लास, राइट? जो कीवर्ड क्लास है इसके रेस्पेक्ट में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन है, राइट? आपको दिख रहा होगा राइट साइड की तरफ थोड़ा ये जस्टिफाइड है जो उसका डेफिनेशन है, राइट? या वो क्यों है? ये पैटर्न है गाइस। इनफैक्ट अभी आप आगे देखोगे और देखो ये वाला जो है, ये मैं आउटसाइड द क्लास, इस स्टूडेंट क्लास का मैं वो बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट क्लास जो है उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ ना मैं, राइट? हम्म और वो एक वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ और फिर उसके अंदर के देखो एट्रीब्यूट्स में डॉट से एक्सेस कर रहा हूँ ना, राइट? दिख रहा है ना, नेम, रोल नंबर, ये सब मैं डॉट से एक्सेस कर रहा हूँ ना, या फंक्शन, राइट? जो उसका वो है नंबर फंक्शन, उसको मैं डॉट से एक्सेस कर रहा हूँ ना सब कुछ, राइट? ये क्लियर है गाइस? जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ मैं। या हाँ, तो ये क्लियर है सबको? तो यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर मुझे इनको डिलीट करना है तो यहाँ मैं मैनुअली ऐसा डिलीट कमांड मुझे देना पड़ता था, किसमें? सी प्लस प्लस में। बट इन पाइथन यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग। ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल बी डिलीटेड automatically by the garbage collector which is continuously running in the background। ठीक है, क्लियर है ना इतना? या तो यही चीज है। तो इसके बारे में गाइस हम क्लासेस के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? हम जब आगे चलेंगे तो क्लासेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? हम्म फिर नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इट्स डिजाइन फिलोसफी, पाइथन के लिए लिखा हुआ है, इट्स डिजाइन फिलोसफी emphasizes code readability with its use of significant indentation। तो गाइस लिखा हुआ है कि जो पाइथन की जो डिजाइन फिलोसफी है वो कोड रीडेबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करती है, मतलब कोड को बहुत अच्छी तरीके से रीडेबल बनाती है। जो इसमें डिजाइन टेक्निक यूज हुई, जो डिजाइन फिलोसफी है, तो उसमें जो टेक्निक यूज होती है कोड को लिखने की, राइट, वो इतनी अच्छी है कि कोड को रीड करना काफी आसान होता है विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन। जो इंडेंटेशन टेक्निक यूज होती है इसमें, तो जैसे मैंने अभी बताया ना, क्लास जैसे मैंने डिफाइन करी, हम्म तो क्लास जो मैंने डिफाइन करी तो उसकी जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो देखिए इसमें थोड़ा सा इंडेंटेशन है ना उसका, जो ब्लॉक ऑफ कोड जो कि क्लास का डेफिनेशन है, जो कि इसका हम्म डेफिनेशन वाला पार्ट है, वो क्लास का जो डिक्लेरेशन है उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा इंडेंटेड है ना, राइट में जस्टिफाइड है, राइट? हम्म राइट साइड में जस्टिफाइड है ना ये कोड पूरा का पूरा, जो उसका डेटा मेंबर्स या फिर उसके मेंबर फंक्शंस जो हैं जितने भी, यानी जो हम्म एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, वो क्लास के डिक्लेरेशन के रेस्पेक्ट में राइट में जस्टिफाइड है। और जहां पर भी उसको खत्म करना है हमें डेफिनेशन, तो वहां पर उसका अगला लाइन का जो कोड जो कि उसके आउटसाइड है उसको हम अनइंडेंटेड लिख रहे हैं, राइट? अनइंटेंडेड। तो मतलब हम्म ये बता रहा है कि अब ये यहाँ से जो है डेफिनेशन खत्म हो गई क्लास की, राइट? ये आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, राइट? हम्म मतलब स्टूडेंट क्लास की जो हमने डेफिनेशन बनाई है उसके बाहर का कोड लिखा हुआ है मैंने, राइट? या तो बेसिकली जहां से हमें उसका डेफिनेशन चालू करना होता है वहां पर हम कॉलन लगाते हैं और इंडेंटेशन दे दे करके जो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड उसकी डेफिनेशन पार्ट में आता है उसको हम लिखते चले जाते हैं। और जहां पर वो खत्म होता है वहां पर हम क्या करते हैं, अगले लाइन से कोड जो होता है उसको अनइंडेंटेड लिखते हैं, मतलब कोई इंडेंटेशन नहीं देते। तो मतलब ये दिस मार्क्स दैट द डेफिनेशन पार्ट इज ओवर नाउ एंड द सब्सिक्वेंट लाइन ऑफ कोड which is being written from the current line is outside the class, sorry, the code of the class। या फिर ऐसे ही अगर आप हम इसमें देखेंगे तो कोई फंक्शन है, जैसे आपका फंक्शन देखिए, फंक्शन भी दिख रहा है ना ऐसा, राइट? हम्म
चाहे वो फंक्शन हो चाहे आपका ऐसा इफ स्टेटमेंट हो, राइट? इफ स्टेटमेंट दिख रहा है ना, इफ स्टेटमेंट में भी राइट इंडेंटेशन, राइट? इफ स्टेटमेंट, राइट? इफ स्टेटमेंट या फिर आपका कोई लूप अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो फंक्शन में आप कर रहे हो ना, राइट? फंक्शन डेफिनेशन में भी आप ऐसा इंडेंटेशन कर रहे हो, चाहे आप इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो उसमें भी आप इंडेंटेशन यूज कर रहे हो, एल्स में भी इंडेंटेशन यूज कर रहे हो, राइट? भले ही आप लूप यूज कर रहे हो तो लूप में भी देखो इंडेंटेशन लिख रहे हो, राइट? इंडेंटेशन यूज कर रहे हो, राइट? ये क्लियर है ना ये गाइस? ये हम आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल, ठीक है? देखो यहाँ फंक्शन मैंने यूज करा है तो फंक्शन में अगेन यहाँ पर इंडेंटेशन लिखा है, राइट? पूरा का पूरा। लेकिन फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ आउटसाइड द फंक्शन तो देखो वो अनइंडेंटेड है, राइट? यहाँ देखो मैंने माय फंक जो डिफाइन करा है फंक्शन, वो पूरा उसका डेफिनेशन पार्ट देखो इंडेंटेशन है, राइट? राइट जस्टिफाइड है पूरा का पूरा जो डेफिनेशन पार्ट है विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट? लेकिन जहां पर जब मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है तो मैं उसको आउटसाइड द फंक्शन ब्लॉक कॉल कर रहा हूँ और बिल्कुल अनइंडेंटेड है, राइट? माय फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन को, राइट? डिफाइन करने के बाद फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जब मैं, तो वो कॉल जो मैं कर रहा हूँ आउटसाइड द फंक्शन तो देखो वो अनइंडेंटेड लिख रहा हूँ, राइट? तो गाइस ये एक तरीका होता है लिखने का पाइथन में, ठीक है? ये तरीका होता है लिखने का। अभी जैसे देखो ये इफ एल्स का भी देखो, तो ये वाइल लूप का देखो दिख रहा है ना, ये वाइल लूप लिखा है मैंने, तो देखो इसका भी मैंने कोड इंडेंटेड लिखा है ना यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना? ये पूरा इंडेंटेड है ना विद रिस्पेक्ट टू वाइल लूप। उसमें फिर इफ स्टेटमेंट है तो इफ स्टेटमेंट फर्दर उसके अंदर का लॉजिक जो है वाइल लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट उसका लॉजिक वो फर्दर इफ के साथ में इंडेंटेड है, राइट? ऐसे एल्स का देखिए इंडेंटेड है। तो गाइस ये सिंटेक्स होता है पाइथन में इस तरीके से लिखने का। अगर यही अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें ऐसा सिंटेक्स होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर देखिए कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है? ऐसा ऐसा लिखते हैं आप उसमें, ऐसा ओपनिंग ब्रेस और कर्ली क्लोजिंग ब्रेस आपको लिखना पड़ता है। वहां ऐसा कॉलन और इंडेंटेशन का वो यूज नहीं होता है। ये मैंने ऐसा लिख दिया इंडेंटेड ऐसा करके, बट अगर मैं इसको यहाँ चिपका करके भी इधर लिखता, मतलब स्ट्रेट इसके लाइन में लिखता, तब भी मुझे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बिगिनिंग और एंड को मार्क करने के लिए जो हम सी प्लस प्लस जावा जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं, तो वहां पर हम ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, समझ गए? लेकिन पाइथन में हम जो यूज कर रहे हैं कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉलन और इंडेंटेशन, राइट? वहां पर हम ओपनिंग के लिए ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, राइट? कॉलन, और फिर सब्सिक्वेंट लाइन ऑफ कोड को इंडेंटेड लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेशन, और जहां पर हमें खत्म करना होता है तो वहां पर हम क्लोजिंग कर्ली ब्रेस में लगा करके जो नेक्स्ट लाइन का जो कोड जो कि आउटसाइड द डेफिनेशन है उसको अनइंडेंटेड लिखते हैं, राइट? तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ द डेफिनेशन, राइट? तो ये इसका डिजाइन फिलॉसफी है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई ना गाइस अच्छे से?